नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे पाठ्यक्रमिक क्रियाओं की। पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं, उनके क्या क्या कार्य होता है, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन से तथ्यों को लेना है उसका निर्धारण करना, और जो शिक्षा और अधिगम से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है उसके बारे में, मतलब पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमिक क्रिया है, पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन सी क्रियाओं को लिया जाता है और उनकी क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती है, मतलब उनके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं आती है। तो पहले देखेंगे हम शैक्षिक क्रियाएं। पहली है शैक्षिक क्रियाएं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक क्रियाएं मतलब कि इनका संबंध शैक्षिक यदि शिक्षण से, मतलब केवल पढ़ाई से जो संबंधित होती है, विषय वस्तु से संबंधित ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं होती है जिनका पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है, और उसके अंतर्गत केवल विषय वस्तु से अवगत कराया जाता है बालकों को, उसी से संबंधित जानकारी दी जाती है। मतलब विषय जो विषय बालकों को पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित बालकों को सिखाया जाता है। तो अगर हम बात करें शैक्षिक क्रियाओं की तो विद्यालय, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र, विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी क्रियाएं आयोजित की जाती है, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, जो भी क्रियाएं आयोजित की जाती है वे शैक्षिक क्रियाएं कहलाती है। वही बात शिक्षण और अधिगम से संबंधित। शिक्षा है तो शिक्षा के अंतर्गत कौन सी दो क्रियाएं होती है, एक तो शिक्षण यानी पढ़ाना और अधिगम यानी सीखना, ये दोनों क्रियाएं शिक्षा के अंतर्गत होती है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रियाएं आयोजित की जाती है वह शैक्षिक क्रियाएं कहलाती है, और इनका नियोजन मतलब इनको जो इकट्ठा किया गया है, इसको जो नियोजित किया जाता है वो, इनका नियोजन कुछ निश्चित लक्ष्यों, कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु के पठन पाठन की दृष्टि से किया जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये क्रियाएं आयोजित की जाती है। कौन सी क्रियाएं? शैक्षिक क्रियाएं। फिर दूसरी बात है कि इनका जो नियोजन होता है वो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है। मतलब कि कुछ लक्ष्य होते हैं कि उक्त कक्षा का बालक उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करेगा जब वो इस शिक्षण कार्य पूर्ण कर देगा। तो इसके लक्ष्य है, उन पर निर्धारित पाठ्य वस्तु के पठन पाठन की दृष्टि से किया जाता है। मतलब कि जो कुछ लक्ष्य है, किस
विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान कराने, विद्यार्थियों, क्योंकि हम बात करते हैं व्यवहारिक ज्ञान, तो वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसको व्यवहार में उपयोग में लिया जाता है, वही वास्तविक ज्ञान होता है। तो विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान कराने के उद्देश्य से विभिन्न भौगोलिक, मतलब भूगोल से संबंधित, क्योंकि विषय वस्तु में क्या दिया जाता है? विषय से संबंधित। तो विषय कौन कौन से हैं? भौगोलिक, वैज्ञानिक, विज्ञान से संबंधित, औद्योगिक, जो व्यवसाय से संबंधित हो, औद्योगिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक, एवं सांस्कृतिक। सांस्कृतिक महत्व के स्थान के पर्यटन एवं भ्रमण आदि भी आयोजित किए जाते हैं। देखिए, अगर हम देखते हैं कि शैक्षिक क्रिया, हमने पहले क्या बात करी कि इसमें उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाता है, विषय वस्तु से संबंधित पठन पाठन की क्रियाएं उसके अंतर्गत होती है। अब जो शैक्षिक क्रिया है उसके अंतर्गत और कौन सी चीजें हैं? तो भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के पर्यटन एवं भ्रमण आदि भी आयोजित किए जाते हैं। मतलब कि कभी कभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही ये पूर्व में निर्धारित कर दिया जाता है कि संस्कृति, अब सांस्कृतिक चीजें कैसे हमें पता चलेगी? तो संस्कृति से संबंधित कहीं भी मेले आयोजित हो रहे हैं या फिर सांस्कृतिक उत्सव या पर्व मनाए जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर बच्चों को ले जाकर वो चीजें दिखाई जाती है। तो पाठ्यक्रम में इस प्रकार की भी क्रियाएं इंक्लूड होती है और वो क्या शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में यदि ऐसा पाठ दे रखा है और बालकों को व्यवहारिक ज्ञान देना है, तो अध्यापक स्वयं उसे पर्यटन या भ्रमण की दृष्टि से ले जाकर वो सारी चीजों से अवगत कराते हैं, तो बालक उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो वही बात है कि पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो शैक्षिक क्रिया है, पढ़ने संबंधी क्रियाएं हैं, उसके अंतर्गत पर्यटन एवं भ्रमण, और भ्रमण में भी विशेषकर भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, ऐतिहासिक, व्यवसायिक और सांस्कृतिक जो स्थान है वहां पर बच्चों को पर्यटन की दृष्टि से या भ्रमण की दृष्टि से ले जाया जाता है, तो वो शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है साहित्यिक क्रियाएं। साहित्यिक क्रियाएं कौन कौन सी है जो कि पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है? दूसरा है साहित्यिक क्रिया। अब साहित्य से संबंधित कौन कौन सी क्रियाओं का समावेश पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो है वाद विवाद, इन सभी के बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इन शब्दों को जानते हैं कि वाद विवाद क्या होता है, भाषण,
तो वहां पर एक अध्यापक कक्षा कक्ष में किसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए विचार विमर्श करवा सकता है, कहीं पर बच्चों को भाषण देने के लिए प्रेरित करता है, कहीं पर वाद विवाद आपस में बालकों से वो करवा सकता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, साहित्यिक क्रियाएं कहलाती है और ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। विचार विमर्श, परिचर्चा, अंत्याक्षरी, कविता पाठ, लेखन, समाचार, और पत्र लेखन, और भी बहुत सारी साहित्यिक क्रियाएं हैं जिनका समावेश पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत साहित्यिक रूप में किया जाता है, जो कि साहित्यिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा तीसरी जो पाठ्यक्रमिक क्रिया है वो है शारीरिक क्रियाएं। अब शारीरिक क्रियाओं से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत होती है? शारीरिक क्रियाएं, इसमें शारीरिक प्रशिक्षण बालकों को दिया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट है पीटी, व्यायाम, जो विद्यालय में प्रार्थना सभा के अंतर्गत बालकों को करवाया जाता है, और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जो बालकों की बुक होती है उसके अंतर्गत भी इससे संबंधित प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण भी बताया जाता है और पीटी और व्यायाम के बारे में भी दिया होता है। पीटी या व्यायाम, खेलकूद, तैराकी, तैरना सिखाना, तैराकी, पर्वतारोहण, पर्वतों पर किस प्रकार चला जाता है, रस्सी की मदद से किस प्रकार रॉक क्लाइंबिंग की जाती है, उसके बारे में भी जानकारी बच्चों को दी जाती है। सैद्धांतिक रूप से तो टीचर उन्हें कक्षा में पढ़ाकर बताता है, और व्यवहारिक रूप की बात करें तो कहीं भी भ्रमण वगैरह पे जाते हैं तब बालकों को इस प्रकार की चीजें बताई जाती है। ज्यादातर हम देखते हैं स्काउट वगैरह ऐसे प्रोग्राम होते हैं तब वहां पर बच्चों को ये चीजें बताई जाती है। फिर है नौकायान। नौकायान मतलब कि जो नाव चलाते हैं किस प्रकार चलाई जाती है, उसमें सुरक्षा का किस प्रकार ध्यान रखा जाता है, वो सारी चीजें शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत बताई जाती है। और भी इससे संबंधित शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत बालकों को पौष्टिक आहार है कि पौष्टिक आहार किस प्रकार का होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, वो सारी जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट है चौथा बिंदु जो है वो है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया, देखिए बात है सामाजिक यानी समाज से जुड़ी हुई ऐसी क्रियाएं हैं जिनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो समाज से तो संबंधित है और पाठ्यक्रम में भी उसे सम्मिलित किया गया है? तो इन क्रियाओं और ये क्रियाएं अब पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है, और जो अध्यापक है वो छात्रों की सहायता से, छात्रों के माध्यम से, कहीं तक भी कि छात्रों के माध्यम से ये सारी क्रियाओं को पूर्ण कराने का प्रयास करता है। तो इसके अंतर्गत सफाई अभियान, सफाई अभियान हमने सुना होगा कि जब हम लोग विद्यालय के अंदर जब पढ़ाई, हमारे अध्ययन की बात करेंगे कि जब विद्यालय में हम लोग पढ़ाई करते थे, मतलब छोटी कक्षाओं में 9th to 12th संबंधित कक्षाओं में, तब हमें एक अध्यापक वगैरह कभी भी मतलब ऐसे कोई प्रोग्राम हो तो सफाई अभियान के बारे में बताते थे। हम लोग जाकर सफाई करते थे, कहीं गार्डन है, कहीं आसपास की बस्तियां है वगैरह सफाई करते थे। हम लोग कहते हैं कि हमें
स्कूलों में अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों के माध्यम से विद्यार्थियों को ले जाकर सफाई अभियान करवाते हैं। सफाई अभियान, समाज सेवा, समाज सेवा। और समाज सेवा में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सर्दियों के समय बच्चों से जो घर में अनुपयोगी जो स्वेटर्स है, कंबल है, इस प्रकार की जो सामग्री है बच्चों से मंगवाई जाती है। फिर वो आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं उनको बांटी जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी व्यवस्था है जो मतलब कि कोई या तो कोई समस्या हो उसको मतलब कि उससे निपटने के लिए उसके निवारण हेतु बालकों की सहायता ली जाती है और समाज की सेवा के बारे में समाज की सेवा को उनको मौका दिया जाता है। या फिर अगर हम देखेंगे कि बस्तियाँ ऐसी यहाँ पर कुछ चीज़ों उपलब्ध नहीं है, बालकों को समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों को भी लेकर अध्यापक है वो बालकों से इस प्रकार के कार्य को करवाता है, जिससे कि बालक समाज से संबंधित जो सेवा के कार्य होते हैं उनको जानते हैं और उनको ग्रहण करते हैं कि भी समाज में सेवा के रूप में हमें समाज सेवा के रूप में हमें ये कार्य करने होते हैं। तो उनकी सारी जानकारी पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं में दी जाती है। समाज सेवा, स्वास्थ्य संबंधी प्रचार प्रसार। अब स्वास्थ्य संबंधी प्रचार प्रसार तो किसी भी प्रकार का मतलब कि जैसे कि अगर किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप है, ठीक है, वो ज्यादा फैलने वाली है, तो अध्यापक है या तो स्लोगन वगैरह बनवाकर एक रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार करवा सकता है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी कि किस प्रकार जो बीमारी फैलती है, जैसे मतलब किसी भी बीमारी के बढ़ने की जब आशंका होती है तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाती है और अध्यापक वगैरह हैं वो भी तैयार रहते हैं बालकों के माध्यम से इस प्रकार के प्रचार प्रसार करने को कि वो बीमारी फैल तो रही है लेकिन उसको किस प्रकार रोका जा सकता है, किस प्रकार उसका निवारण किया जा सकता है। तो वो सारी जानकारियां बच्चे हैं वो स्लोगन के माध्यम से या फिर ग्रुप बनाकर घर घर में संपर्क करके उनसे संबंधित जानकारियां देना। जो भी अनपढ़ वगैरह है उन्हें इन चीजों का पता नहीं होता है तो ये सारी जानकारी उन्हें देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी प्रचार प्रसार भी सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। साक्षरता अभियान, मतलब कि तो सरकार की जो योजना है कि कोई भी बालक की बात करें या फिर कोई भी व्यक्ति मतलब कि जो असाक्षर नहीं रहना चाहिए, सभी को साक्षर होना चाहिए, मतलब कि सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो उस प्रकार की जब योजना मतलब कि चलाई गई और सभी को साक्षर भी किया गया, इसके लिए अनौपचारिक केंद्रों का निर्माण किया गया, प्रौढ़ शिक्षा दी गई, बालक जो शिक्षा नहीं ले पाते उन्हें घर घर जाकर जो सहायकालीन जो कक्षाएं चलाकर उन्हें शिक्षा दी गई। तो इस प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती है कि हमारा मतलब कि मेरा एक मतलब कि अनुभव है कि जब हम 11th-12th में पढ़ते थे तब की बात है, तब साक्षरता अभियान के तहत अध्यापक टीचर्स वगैरह ने हम लोगों को ऐसी बुकलेट्स वगैरह दी थी और कहा था कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं उनको आप लोगों को पढ़ाना है। और फिर जब उनको हमने पढ़ाया, उनसे संबंधित स्वरों का ज्ञान, व्यंजन का ज्ञान, वर्णमाला उनको सिखाई, ठीक है। फिर इंग्लिश के अंतर्गत जो भी अल्फाबेट्स वगैरह है, गणित के अंदर संख्याओं का ज्ञान, इससे संबंधित बुकलेट्स वगैरह दी और पेंसिल रबड़ की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई। और फिर हमारे माध्यम से उन जो अनपढ़ लोग हैं उनको हर मतलब कि जो गर्ल्स है उनको 5-5 लोगों को पढ़ाने के लिए कहा गया और फिर सबने पढ़ाया भी। और सारे मतलब कि साक्षरता के तहत ये भी एक उदाहरण है कि हमारे द्वारा भी उनको पढ़ाया गया था। तो वही बात है कि साक्षरता अभियान के अंतर्गत या तो स्लोगन वगैरह बना के रैलियां निकाली जाती है जिससे कि लोग जागरूक हो, पढ़ने की ओर जाए। और भी कि व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं भी चलाती है और पढ़ाने का कार्य भी करवाती है। तो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत साक्षरता अभियान भी चलाया जाता है। फिर है सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों
अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार। अब जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जो बुरी रीति रिवाज हैं, उनसे समझ मतलब बुरी और रीति और जो रिवाज वगैरह हैं, जैसे दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, ये सब अब तो बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन प्राचीन समय में काफी अधिक था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो सामाजिक कुरीतियां, फिर अंधविश्वास, मतलब कि एक तो विश्वास होता है और एक आंख बंद करके विश्वास करना, मतलब कि न हमें उसके जो गुण हैं और दोष उनको किसी को भी देखना नहीं है, केवल उसमें विश्वास करना है, तो वो अंधविश्वास, उनको दूर करने के लिए प्रचार प्रसार। तो अब हम पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो सामाजिक क्रिया उसमें इनको किस प्रकार देखेंगे। तो हमने देखा होगा कि नुक्कड़ नाटक है, या फिर बहुत सारे ऐसे रंगोली प्रतियोगिता, रंगोली के माध्यम से भी बताया जाता है कि भाई एक चित्र के माध्यम से जो बुरी नीतियां हैं, तो ऐसे पोस्टर प्रतियोगिता है, स्लोगन वगैरह, इस प्रकार के जो मतलब कि बना कर बच्चों को गांव में जहाँ पर इन चीज़ों का प्रचलन है, मतलब कि कुरीतियां जहाँ पर आज भी चल रही है, तो बालकों के माध्यम से पोस्टर बनवाकर, कहीं रंगोली बनवाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करवाकर ये कुरीतियां और अंधविश्वास है उनके बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि लोग जागरूक होते हैं। तो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत इन चीजों को भी सम्मिलित किया गया है, इनका समावेश किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक क्रियाएं, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, सांस्कृतिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत अब देखिए सांस्कृतिक क्रियाओं में क्या आ सकता है, तो उसमें है एकल अभिनय, मुख अभिनय, बोलना नहीं है, केवल करके दिखाना है, और एकल अभिनय के अंतर्गत बोल सकते हैं और अभिनय के द्वारा कुछ चीजों को बताना होता है। मुख अभिनय, नाटक, नृत्य, संगीत और मनोरंजनात्मक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, या समावेश क्रियाओं का समावेश किया जाता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं आती है और इनका समावेश पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसमें एकल अभिनय, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अभिनय करके बताएगा, किसी भी एक्टर की वो भूमिका निभा सकता है या स्वयं कुछ करके बता सकता है। फिर मुख अभिनय, मतलब कि बोलना कुछ नहीं है, केवल अभिनय करके बताना है। मुख यानी बिल्कुल बंद रहना, मुंह बंद है। नाटक यानी कि कोई भी किसी भी मतलब कि कोई भी अगर मोटिवेशन से संबंधित हो रही है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो जिसमें मोरल निकले, जिसका कोई मतलब कि जो उपयोगी हो, इस प्रकार के जो नाटक है उसका आयोजन करवाना। नृत्य तो किसी भी प्रकार के देशभक्ति हो सकते हैं, लोक नृत्य होते हैं, उससे संबंधित जानकारी देना और बालकों को उनसे संबंधित ज्ञान देना। संगीत है तो संगीत के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, क्योंकि हम लोग के पास संगीत विषय नहीं है तो उसको पढ़कर हम बता तो नहीं सकते कि कौन कौन से होते हैं। तो संगीत है, उससे अवगत कराना। मनोरंजनात्मक क्रियाओं का समावेश, मतलब कि जो बालकों के लिए बालकों का मनोरंजन करे, कि बालकों को ऐसा माहौल नहीं हो कि केवल हमें पढ़ना ही है, उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका समावेश हो, इस प्रकार की क्रियाओं का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक क्रियाएं।
सृजनात्मक क्रिया है। इसके अंतर्गत सृजन से संबंधित क्रियाओं को लिया जाता है, मतलब कि बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे कि किसी भी दस्तकारी है, मतलब कि कोई भी मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाना है या फिर मूर्तियां वगैरह बनाना है वो आता है, यानी दस्तकारी, पच्चीकारी के अंदर जो कसीदा वगैरह आता है उसके बारे में। फिर है बागवानी, बगीचे को किस प्रकार लगाया जाता है, पौधे वगैरह उससे संबंधित। फिर है चित्रकारी। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो सृजनात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती है और इनका समावेश पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। अंत में आप लोग लिखेंगे गृहकार्य प्रश्न। गृहकार्य प्रश्न पाठ्यक्रमी क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आपको मैंने आज जो 6 क्रियाएं बताई है जो पाठ्यक्रमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करते जाए, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। यदि सार्वजनिक स्तर पर आप जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।